Welcome everyone. My name is Manisha, Assistant Professor of Commerce, currently posted at Government College, Narayangarh. And this is lecture 53 and 54 of Income Tax, where we will be discussing about the income from house property. तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था कि प्रॉपर्टी की जो एनुअल वैल्यू है उसे किस तरह से डिटरमिन किया जाता है। सो डिटर्मिनेशन के लिए हमने हाउस प्रॉपर्टी को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। फर्स्ट कैटेगरी लेट आउट हाउस की है, सेकंड कैटेगरी इज ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस एंड थर्ड कैटेगरी इज ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। और हमने फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया था कि लेट आउट हाउस के केस में आप एनुअल वैल्यू को किस तरह से डिटर्मिन करते हैं। सो एनुअल वैल्यू इन केस ऑफ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी इज डिटर्मिन्ड बाय यूजिंग 5 केसेस। देखिए 5 केसेस बनते हैं हमारे यहाँ पर, जिसमें से फर्स्ट केस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज ए केस, जहां पर जो हाउस प्रॉपर्टी है वो पूरा साल लेट आउट रही, कोई भी वैकेंसी नहीं है, कोई भी साल का कोई भी पीरियड ऐसा नहीं है जिस टाइम पे जो हाउस प्रॉपर्टी है वो खाली रही हो, पूरा साल लेट आउट रही और कोई भी ऐसा रेंट नहीं है जो ना मिला हो, सारा रेंट आपको रियलाइज हो चुका है। फर्स्ट केस ये था। सेकंड केस इज वेकेंट फॉर होल प्रीवियस ईयर, पूरे प्रीवियस ईयर के लिए आपकी हाउस प्रॉपर्टी खाली रही, आप उसको किराए पर नहीं चढ़ा पाए, तो ऐसे में एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी विल बी निल। सी कैटेगरी इज जहां पर कुछ हिस्से के लिए आपकी हाउस प्रॉपर्टी खाली रही, किराए पर नहीं चढ़ पाई, लेकिन अनरियलाइज्ड रेंट नहीं है, कोई भी ऐसा रेंट नहीं है जो आपको ना मिला हो, सारा रेंट रियलाइज्ड है। डी पार्ट है जहां पर आपका जो हाउस प्रॉपर्टी है दैट इज लेट आउट फॉर फुल ईयर, कोई वैकेंसी नहीं है, खाली नहीं रहा घर, लेकिन कुछ रेंट ऐसा था जो आपको मिल नहीं पाया किराएदार से। और लास्ट केस है जहां पे जो प्रॉपर्टी है वो वेकेंट है कुछ हिस्से के लिए, खालीपन भी है, वैकेंसी भी है और साथ ही साथ अनरियलाइज्ड रेंट भी है। ठीक है जी। सो इन 5 केसेस में हमने अपना जो टॉपिक है वो कवर डिवाइड किया है, जिसमें से कि हमारा ए पार्ट इज ऑलरेडी डन। लेट्स सी कि हमने ए पार्ट में क्या किया था। देखिए बेटा, केस ए में क्या किया था हमने। केस ए में जहां पर जो आपका हाउस है वो पूरा साल लेट आउट है, वैकेंसी नहीं है, अनरियलाइज्ड रेंट नहीं है। यहाँ पर आपके 6 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 इज जहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करना है। एक्सपेक्टेड रेंट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट व्हिचएवर इज हायर, इसको आप कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ, जो दोनों में से लोअर होगा दैट विल बी योर एक्सपेक्टेड रेंट। उसके बाद आप एक्चुअल रेंट कैलकुलेट करते हैं, देन योर जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू किस तरह से निकलती है, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में से जो भी हायर होता है दैट इज योर जीएवी। जीएवी में से जब आप म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस कर देते हैं दैट इज योर एनएवी। इन द नेक्स्ट स्टेप आप डिडक्शंस कैलकुलेट करते हैं अंडर सेक्शन 24, और 2 तरह के डिडक्शंस मिलते हैं आपको। फर्स्ट वन इज द स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 30% रहती है एनएवी की, एंड सेकेंड डिडक्शन इज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। यदि आपने घर के लिए कोई उधार ले रखा है तो उस उधार के ऊपर यदि कोई ब्याज बनता है तो उसकी डिडक्शन भी आपको यहाँ पर मिल सकती है। एंड लास्ट स्टेप इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जहां पर आप नेट एनुअल वैल्यू में से माइनस कर देते हैं डिडक्शंस, और इस तरह से क्या आ जाता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दैट इज एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। सो ये करने के बाद लास्ट सेशन में हमने ये डिस्कस किया था। इसके बाद हम आज आगे बढ़ते हैं। देखिए केस 1 जो है हमारा दैट इज ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस क्लास। केस बी में क्या किया था बच्चे, केस बी इज द सिंपलेस्ट। केस बी में क्या है कि आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी है वो पूरा साल खाली रही, आपने उसको किराए पर चढ़ाने की कोशिश करी लेकिन घर किराए पर नहीं चढ़ पाया, पूरे साल घर खाली रहा, ऐसे में एनुअल वैल्यू आपकी निल हो जाएगी। ठीक है जी, दिस इज द सिंपलेस्ट केस, केस बी। सो इसके साथ ही हमारा दिस केस इज ऑल्सो ओवर, केस बी।
अब बढ़ते हैं हम केस सी की तरफ। केस सी में क्या है? केस सी इज जहां पर आपका जो घर है वो खाली रहता है कुछ हिस्से के लिए, साल के कुछ हिस्से के लिए आपका घर खाली रहता है, मतलब कि वैकेंसी है, वैकेंसी है, यस देयर इज वैकेंसी, लेकिन अनरियलाइज्ड रेंट कोई नहीं है, ऐसा कोई भी किराया नहीं है जो वसूल ना हुआ हो। सो यहाँ पर क्या है कि सब किराया जो है वो वसूल हो चुका है, लेकिन वैकेंसी है। सो जहां पर वैकेंसी रहती है वहां पर आपको क्या करना है, आपके सारे स्टेप सेम है, सारे स्टेप्स 6 के 6, सिर्फ आपको एक थर्ड स्टेप में जब आप जीएवी कैलकुलेट करते हैं वहां पे थोड़ा सा आपको बदलाव करना पड़ेगा। तो आइए एक एक करके सारे स्टेप्स देखते हैं। स्टेप 1 में क्या है, आपको म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को कैलकुलेट करना है, कंपेयर करना है। दोनों में से जो हायर है उसको आप कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ, और इन दोनों में से जो लोअर होगा दैट विल बी योर एक्सपेक्टेड रेंट। स्टेप 2 में आप एक्चुअल रेंट कैलकुलेट करेंगे जिस टाइम तक के लिए आपका जो घर है वो ऑक्यूपाइड रहा, वो ऑक्यूपाइड रहा। मान लीजिए आपका घर 5 महीने के लिए ऑक्यूपाइड रहा, तो 5 महीने का एक्चुअल रेंट ले लीजिए, बाकी टाइम आपका घर खाली रहा, उसका एक्चुअल रेंट नहीं आएगा। स्टेप 3 इज व्हाट, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब जब आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, तो आप कंपेयर करते हैं एक्सपेक्टेड रेंट को एक्चुअल रेंट के साथ। जब आप कंपेयर करते हैं तो आपको क्या दिखाई दिया, आपको दो चीजें मिल सकती हैं। क्या मिल सकती हैं? या तो जो एक्चुअल रेंट है वो एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, या फिर एक्चुअल रेंट जो है वो एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है। दो केसेस मिल सकते हैं। यदि तो एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है तो आपका जो एक्चुअल रेंट होगा वही आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाएगी, जहां पर एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है। लेकिन जहां पर एक्सपेक्टेड रेंट कम है वहां पर आप देखेंगे कि जो एक्चुअल रेंट है वो ज्यादा क्यों है। भाई घर खाली रहा, घर खाली रहने के बाद भी एक्चुअल रेंट जो है वो कम है और एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा क्यों है, आप ये देखेंगे। यदि एक्चुअल रेंट कम होने की वजह है वैकेंसी, एक्चुअल रेंट कम होने की वजह है वैकेंसी, तो वहां पर आप एक्चुअल रेंट को ही जीएवी ले लेंगे। लेकिन यदि एक्चुअल रेंट कम है किसी और वजह से, किसी और वजह से, घर खाली रहने की वजह से नहीं, किसी और वजह से एक्चुअल रेंट कम है, वहां पर आप जीएवी कैसे लेंगे, आप एक्सपेक्टेड रेंट ले लेंगे, माइनस करेंगे वैकेंसी लॉस, और इस तरह से आपका क्या निकल आएगा, जीएवी निकल के आएगा। देन कम्स योर स्टेप 4, जहां पे आप अगेन एनएवी कैलकुलेट करते हैं, नेट एनुअल वैल्यू, और नेट एनुअल वैल्यू आप वैसे ही कैलकुलेट करते हैं, दैट इज जीएवी। जीएवी में से आप म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस कर देंगे। स्टेप 5 आपका एकदम सेम है, जहां पे आप डिडक्शंस कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड इंटरेस्ट की डिडक्शन। एंड स्टेप 6 इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जहां पे एनएवी में से आप डिडक्शंस को कर देते हैं माइनस। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट एनुअल वैल्यू इन केस ऑफ केस सी, जहां पर आपका जो घर है वो कुछ टाइम के लिए वेकेंट रहता है लेकिन अनरियलाइज्ड रेंट नहीं है। तो आए इसी के साथ हम डिस्कस करते हैं हमारा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। दिस इज इलस्ट्रेशन 2 ऑफ योर बुक। यहाँ पर नितेश के पास 3 हाउस प्रॉपर्टीज हैं और ये 3 हाउस प्रॉपर्टीज दिल्ली में सिचुएटेड हैं। हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3। आपको अलग अलग वैल्यूज दे रखी हैं हाउसेस की, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट। अब देखिए अगर हम हाउस 1 की बात करें तो यहाँ पर वैकेंसी पीरियड क्या है, वैकेंसी पीरियड यहाँ पर कुछ भी नहीं, देयर इज नो वैकेंसी पीरियड, नील। सो ये आपका केस ए आता है। केस ए कौन सा था आपका, जहां पर जो हाउस प्रॉपर्टी है वो पूरा साल ऑक्यूपाइड रही, बिल्कुल भी खाली नहीं रही। केस ए आ गया ये आपका। यहाँ पे केस ए के हिसाब से हम कैलकुलेशंस करेंगे। और क्योंकि हाउस 2 और 3 में 1 मंथ और 6 मंथ रिस्पेक्टिवली इसकी वैकेंसी है,
जो घर है वो खाली रहा 1 महीने के लिए और 6 महीने के लिए। सो दिस इज योर केस 3। यहाँ पर केस 3 के हिसाब से हम कैलकुलेशंस करेंगे। और केस ए और केस सी में क्या फर्क है, सिर्फ एक स्टेप का फर्क है, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन। सबसे पहले बच्चे हाउस 1 के केस में एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। स्टेप 1 में आपका क्या रहता है? स्टेप 1 में आप म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर लेते हैं। हाउस 1 के केस में दोनों में से जो हायर है दैट इज फेयर रेंट, दैट इज 1,60,000। फेयर रेंट हायर है और उसको आप कंपेयर करते हैं कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करेंगे 1,40,000 के साथ, और दोनों में से जो लोअर होता है वो ले लेते हैं। सो 1,60,000 एंड स्टैंडर्ड रेंट कितना है? 1,40,000। स्टैंडर्ड रेंट 1,40,000 और 1,60,000 में से लोअर कौन सा है? स्टैंडर्ड रेंट, दैट इज 1,60,000। सो व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड वैल्यू? एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज 1,40,000। ठीक है जी, स्टेप 1 हो गया आपका। स्टेप 2 में आप क्या कैलकुलेट करते हैं? स्टेप 2 में कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल रेंट। क्या है जी एक्चुअल रेंट? एक्चुअल रेंट है 12,000 पर मंथ, और जो घर है वो पूरा साल ऑक्यूपाइड रहा, कोई वैकेंसी नहीं है, तो 12 के 12 महीने का रेंट आपको मिल गया है 1,44,000। स्टेप 3 में आप क्या कैलकुलेट करते हैं? स्टेप 3 में आप जीएवी कैलकुलेट करते हैं। एंड व्हाट इज जीएवी? जीएवी इज एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट whichever is higher। स्टेप 1 और स्टेप 2 whichever is higher। हाँ जी, स्टेप 1 और स्टेप 2 में से कौन सा हायर है? दैट इज 1,44,000। ये आपकी जीएवी आ गई। स्टेप 4 में हम कैलकुलेट करते हैं नेट एनुअल वैल्यू, जो कैसे कैलकुलेट होती है? जीएवी में से जब आप म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस कर देते हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, जीएवी 1,44,000। अब म्युनिसिपल टैक्सेस की अगर हम बात करें तो म्युनिसिपल टैक्सेस बनते हैं 30,000। अगर हम हाउस 1 में देखें बनते हैं 30,000, लेकिन पे कितने हुए हैं? 24,000। म्युनिसिपल टैक्सेस के केस में जब मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए थे तब मैंने आपको बताया था कि जितने म्युनिसिपल टैक्सेस आप एक्चुअली में पे करते हैं आप उसी को देखते हैं, कितने पे करने थे ये नहीं देखते। आप 30,000 को कंसिडर नहीं करेंगे, आप जितने एक्चुअली में पे कर चुके हैं आप उसे कंसिडर करेंगे। सो यहाँ पर आप 24,000 लेंगे, या फिर हम अगर इसको ऐसे लिखें, आप 30,000 को क्रॉस करके क्या लेंगे? 24,000 एक्चुअली पेड। So this comes out to what? This comes out to 1,20,000. ठीक है जी। So this is your annual value। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे यही तक पूछा गया है, आपसे बस यही पूछा गया है कि एनुअल वैल्यू बताएं। एनुअल वैल्यू आपकी कैलकुलेट होकर आ गई। यदि आपसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पूछा जाता तो फिर आप स्टेप 5 भी लेते, और स्टेप 5 में आप डिडक्शंस कैलकुलेट करते, और स्टेप 6 में आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेते। ठीक है जी। सो अभी क्योंकि आपसे
एनएवी के बारे में, एनुअल वैल्यू के बारे में ही पूछा गया है, तो आपका जो आंसर है वो यहीं तक सीमित हो जाएगा। चलिए जी, अब बात करते हैं हाउस 2 एंड हाउस 3 की। हाउस 2 की बात पहले कर लेते हैं। हाउस 2 कैलकुलेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। हाउस 2 के केस में देखिए, आइए स्टेप 1 पहले ईआर कैलकुलेट करेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। हाउस 2 के केस में म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से हायर कौन सा है? 2 लाख। 2 लाख इज द हायर वन। कंपेयर करेंगे इसको स्टैंडर्ड रेंट के साथ, कंपेयर्ड विद एसआर विच एवर इज लोअर। 2 लाख और स्टैंडर्ड रेंट जो कि 1,40,000 है, दोनों में से लोअर कौन सा है? 1,40,000। This is your expected rent. So what is expected rent? Expected rent is 1,40,000. Step 2 एक्चुअल रेंट। अब यहां पर एक्चुअल रेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? कितने महीने के लिए जो प्रॉपर्टी है वो ऑक्यूपाइड रही? 11 महीने के लिए, 11 मंथ्स के लिए। सो आपके पास कितना रेंट आया होगा यहां पर? ये इंपॉर्टेंट है बच्चे। रेंट रिसीवेबल, रेंट आपको मिलना कितना था? रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। चलिए जी, सिंस यहाँ पर अनरियलाइज्ड रेंट नहीं है तो हम यहाँ पर अनरियलाइज्ड रेंट को लिख देंगे 0। हाँ जी, क्या कोई अनरियलाइज्ड रेंट है? ऐसा रेंट जिसका भुगतान ना हुआ हो? नहीं जी, अनरियलाइज्ड रेंट नहीं है। और रेंट मिलना कितने वाला था? 18,000, 18,000। कितने महीनों के लिए? 11 मंथ्स के लिए, नॉट फॉर 12 मंथ्स, फॉर 11 मंथ्स। क्योंकि एक महीने के लिए घर जो है वो वेकेंट रहा। आर यू गेटिंग मी? 18,000 इंटू 11 मंथ्स, क्योंकि एक महीने के लिए घर खाली रहा। तो एक्चुअल रेंट आपको कितना मिला? 1,98,000। दिस इज द एक्चुअल रेंट। स्टेप 3। स्टेप 3 इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू यहां पर चेंज रहती है वैकेंसी वाले केस में। आप क्या करते हैं? आप कंपेयर करते हैं ईआर विद एआर। ईआर को एआर के साथ कंपेयर करते हैं और आप देखते हैं कि क्या एआर ईआर से कम है या फिर एक्चुअल रेंट ईआर से ज्यादा है। आप ये देखते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो एक्चुअल रेंट से कम है। एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट से कम है। दैट मीन्स यहां पर ये केस नहीं है, यहां पर ये केस है। यहां पर ये केस नहीं है, ये केस है। एक्चुअल रेंट कितना है? 1,98,000, जो कि एक्सपेक्टेड रेंट 1,40,000 से ज्यादा है। और जहां पर ये केस होता है वहां पर GAV इज इक्वल टू AR हो जाती है। सो व्हाट इज GAV? GAV इज 1,98,000। अब एक बार आपकी GAV निकल आई तो आपके पास NAV इजिली निकल आएगी। कैसे? आप GAV में से म्युनिसिपल टैक्सेस पेड माइनस कर देंगे। सो व्हाट इज योर NAV? 1,98,000 माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस ड्यू कितने थे? 32,000। पे कितने करे? 80,000। सो यहां पर आप क्या करेंगे?
आप 32,000 को कट कर देंगे क्योंकि एक्चुअली में पेमेंट कितने की हुई है, 80,000 की हुई है। 80,000 की आपको डिडक्शन मिल जाएगी और आपकी एनुअल वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज 1,18,000। अब जल्दी से हाउस 3 की बात कर लेते हैं। इन केस ऑफ हाउस 3, एनुअल वैल्यू of house property. Step 1, FR or MV whichever is higher. हाँ जी, हाउस 3 के केस में हायर कौन सा है, 2,40,000, FR इज हायर। इसको आप कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ। स्टैंडर्ड रेंट, और स्टैंडर्ड रेंट क्या है, 2,20,000, whichever is lower। 2,20,000 एंड 2,40,000 में से कौन सा लोअर है, 2,20,000 इज लोअर। 20,000 ले लेंगे। दिस इज योर एक्सपेक्टेड रेंट, 2,20,000। स्टेप 2, एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट कैसे निकलता है, रेंट रिसीवेबल, जितना रेंट आपको मिलने वाला था, माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, जो रेंट आपको नहीं मिला। यहाँ पर सारा का सारा रेंट मिल गया है, अनरियलाइज्ड कुछ भी नहीं। और रेंट आपको मिलना कितने वाला था, 21,000 इंटू वैकेंसी, खाली रहा 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए खाली रहा तो ऑक्यूपाइड कितने के लिए रहा, 6 महीने के लिए ऑक्यूपाइड रहा। दिस कम्स आउट टू 1,26,000। स्टेप 3, स्टेप 3 इज व्हाट, GAV। अब यहां पर वैकेंसी है, वैकेंसी के केस में आप फिर से क्या करेंगे, आप देखेंगे कि क्या AR ज्यादा है एक्सपेक्टेड रेंट से या फिर कम है। यहां पर देखिए, यहां पर जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो ज्यादा है, तो यहां पर ये केस नहीं है, यहां पर ये केस है। जो एक्चुअल रेंट है वो कम है एक्सपेक्टेड रेंट से, दिस इज दिस केस। और जहां पर ऐसा होता है तो आप दो भागों में बांटते हैं, या तो वैकेंसी की वजह से एक्चुअल रेंट कम है या फिर किसी और वजह से। यहाँ पर वैकेंसी की वजह से, वैकेंसी की वजह से जो रेंट है वो कम है, वैकेंसी की वजह से एक्चुअल रेंट कम है। सो यहाँ पर GAV क्या हो जाएगा आपका, GAV इज इक्वल टू एक्चुअल रेंट। और एक्चुअल रेंट कितना है, 1,26,000। एंड स्टेप 4, NAV। GAV में से म्युनिसिपल टैक्सेस कर दीजिए माइनस, दैट विल बी योर NAV, 1,26,000 माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस आप कितने लेंगे, 44,000 नहीं लेंगे आप, आपको म्युनिसिपल टैक्सेस लेने हैं 30,000। एक्चुअली पेड, जितने पे हो रखे हैं वो देखने हैं 96,000। यहीं तक करना है आपको, क्योंकि आपसे क्या मांगा गया है, आपसे मांगी गई है एनुअल वैल्यू, और एनुअल वैल्यू आपकी NAV पे आके रुक जाती है। यदि आपसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पूछा होता तो आप अगले 2 स्टेप्स भी फॉलो करते, स्टेप 5 एंड स्टेप 6, और इस हिसाब से आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल के आती।